गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इन टुडेज लेक्चर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस कोई कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल, एनी बिजनेस, एनी फर्म। मतलब जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई भी अपनी पर्सनल नीड के लिए, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस मीन्स कहाँ कहाँ से हम पैसा लेकर आए। That what are the various sources and instrument in the market from where the funds can be generated। एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए सबसे अहम रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, पैसे की। तो मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं या कौन कौन सी संस्थाएं अवेलेबल हैं जहां से हम पैसा उठा सकते हैं, ये टॉपिक आज हमारा डिस्कशन होगा। इंस्ट्रूमेंट या फिर संस्थाओं कौन कौन सी हो सकती हैं, उसका डिस्कस करने से पहले हम लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि हमको पैसा कितने समय के लिए चाहिए। क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि पैसा कोई भी हमको मुफ्त में नहीं देगा, कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, जिसको ज्यादातर हम लोग इंटरेस्ट या प्रॉफिट शेयरिंग का नाम दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग में हमको दीजिए तो हम आपको पैसा देंगे, और कुछ कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग से मतलब नहीं है, आप हमारा पैसा लीजिए और हमको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दीजिए। और जैसा आप लोग ये भी जानते हैं कि बिजनेस में दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमको बिजनेस स्टैब्लिश करना पड़ता है। स्टैब्लिश मतलब हो गया लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, टूल्स, इक्विपमेंट, इनको परचेज करके बिजनेस को सेटअप कर दें। और जब बिजनेस हमारा सेटअप हो गया तब हम बिजनेस को रन करने की सोचते हैं, जिसके लिए हमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, फिक्स एसेट्स के लिए हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत होती है, और जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाली हमारी जो जरूरतें होती हैं वो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल से पूरी कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म सोर्सेज से हम पूरी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सिर्फ अंतर इतना होता है कि कोई भी पैसा मींस एनी मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम अगर हम पैसा मार्केट से उठाते हैं या किसी और से लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आता है, और 1 साल के ऊपर जो हो गया वो हमारा लॉन्ग टर्म में है। अब in this lecture we will take up that what are the various instruments, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहले हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म। एक ओवरव्यू लेक्चर है ये, जिसमें आपको बहुत ही शॉर्ट में इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। लॉन्ग टर्म भी हमारे पास दो तरह की हो सकती है, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल मींस द ओनर हु हैज ब्रॉट द कैपिटल, या ओनर किसी फॉर्म में कंपनी को पैसा लेकर आता है, वो हमारी ओन्ड कैपिटल। और जब हम मार्केट मतलब जो ओनर हो गए यहां पर, एक तरह से ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग मिलेंगे, जिसको हम लोग डिविडेंड का नाम देते हैं। और दूसरा सोर्स है हमारे पास बोरोड कैपिटल, मींस मार्केट से हम क्रेडिट के फॉर्म में पैसा उठाते हैं इन द वेरियस इंस्ट्रूमेंट फॉर्म, और उनको हम लोग एक मुश्त, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ईयरली बेसिस का पेमेंट का वादा करते हैं। ओन्ड कैपिटल में हमारी आती है इक्विटी कैपिटल। दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, जिसको हम दो तरह से ला सकते हैं, फ्रेश इश्यू इक्विटी और राइट इश्यू। फ्रेश इश्यू मींस कि कंपनी अगर पहली बार कोई शेयर निकाल रही, जिसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ के नाम से भी जानते हैं, तो हमारा फ्रेश इश्यू हो गया। लेकिन अगर कंपनी को फिर से पैसे की जरूरत है किसी एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो कंपनी के पास ये राइट है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हम उनको ही और नंबर ऑफ शेयर्स को अलॉट कर दें, और ये जो दूसरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही हमने शेयर्स को बेचे, ये हमारा हो जाता है राइट इशू। दूसरी तरह के हमारे ओन्ड कैपिटल में आते हैं प्रेफरेंस शेयर, मींस दे हैव द प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी। मतलब कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब प्रेफरेंस को पहले मिलेगा और इक्विटी को बाद में मिलेगा। इक्विटी आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस भी हमारे चार तरीके के हैं, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल मतलब हो गया कि वो प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल मींस विच विल बी रिडीम्ड बाय द कंपनी आफ्टर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मतलब 3 4 5 साल के बाद कंपनी इन प्रेफरेंस शेयर्स को वापस ले लेगी, वो हो गया रिडीमेबल, जिसका पीरियड फिक्स है। और नॉन रिडीमेबल जिसका पीरियड फिक्स नहीं है और मार्केट में वो
इनफाइनाइट टाइम्स के लिए या टिल द एग्जिस्टिंग द कंपनी के लिए वो एग्जिस्ट कर सकता है। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, अगर किसी वजह से कंपनी को किसी साल कोई प्रॉफिट नहीं होता है या फिर सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर के लिए पैसा नहीं बचता है, तो उस साल का डिविडेंड नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ईयर के लिए क्यूमुलेट हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। मींस अगर इस साल हम प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं दे पाए तो नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ईयर्स में हमको इस साल का भी देना पड़ेगा। ये हमारे क्यूमुलेटिव है। और इसका रिवर्स नॉन क्यूमुलेटिव मींस अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये प्रॉफिट का जो उनका शेयर था वो अगले साल शिफ्ट नहीं होगा। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, यहां पर एक और ये सहूलियत दी गई है, प्रोविजन दिया गया है प्रेफरेंस शेयर को कि अगर कुछ समय के बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो चाहें अपने आप को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ में ऐसी सुविधा नहीं होती है जिसको हम लोग नॉन कन्वर्टेबल के नाम से जानते हैं। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब ये हो गया कि कुछ प्रेफरेंस शेयर जिनके साथ ये बेनिफिट है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग इन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर के बीच में भी होगा। और इक्विटी शेयर को पेमेंट करने के बाद जब कोई भी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को दोबारा ना दिया जाए वो हमारे नॉन पार्टिसिपेटिंग हो गए। रिटेन अर्निंग मींस हर साल कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कंपनी की पॉलिसी के तहत या आगे के एक्सपेंशन के तहत कंपनी कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपने पास रिटेन कर सकती है। उसको रिटेन अर्निंग या रिटेन प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो ये रिटेन अर्निंग जो कंपनी के कैपिटल के फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कंपनी में फिर से रीइन्वेस्ट होती है, उसी को हम लोग फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं कि हमने जो प्रॉफिट कमाया अपने क्रेडिटर्स को दिया, प्रेफरेंस शेयर्स को दिया, इक्विटी शेयर्स को दिया, और जो हमने पैसा रोक लिया वो कंपनी में हमने रीइन्वेस्ट कर दिया। तो ये भी एक तरह का हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो सकता है। दूसरी तरफ देखिए बोरोड कैपिटल है। बोरोड में डिवेंचर बॉन्ड्स लगभग कई परिभाषाओं में कहा गया है, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंस इंडिया भी, ICAI, ये कहता है कि बॉन्ड और डिवेंचर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हल्का सा फर्क है, वो हम लोग आज देख लेते हैं। डिवेंचर एंड बॉन्ड दे आर द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। मीन कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो मार्केट में डिवेंचर या बॉन्ड इशू करती है, और जो लोग उसको परचेज करते हैं वो डिवेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर के नाम से जाने जाते हैं। और कंपनी उनको प्रॉमिस करती है कि ईयरली बेसिस पर हम आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। रजिस्टर्ड एंड बियरर डिवेंचर, रजिस्टर्ड मींस वो डिवेंचर होल्डर जिनका नाम कंपनी के बुक में रजिस्टर्ड होगा, और जिनका नाम रजिस्टर्ड नहीं होगा, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, वो डिवेंचर होल्डर कहलाएगा, उसको हम लोग बियरर देते हैं। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड मींस वो डिवेंचर जो कंपनी की किसी न किसी प्रॉपर्टी के एवज में या प्रॉपर्टी को बंधक रख के, मॉर्गेज रख के इशू किया जाएगा, कि अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है तो इन डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट ये एसेट को बेच के किया जाएगा, वो सिक्योर्ड हो जाते हैं। और वो डिवेंचर जिनका कोई बैकिंग नहीं होता है वो हमारा अनसिक्योर्ड इशू माने जाएंगे। रिडीमेबल एंड रिडीमेबल वैसे ही हो गया। रिडीमेबल मींस विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, कंपनी उनको वापस ले सकती है। और रिडीमेबल विच आर नॉट टू बी टेकन बैक बाय द कंपनी आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑल्सो। कन्वर्टेबल, यहां पे भी एक सुविधा दी गई है डिवेंचर होल्डर को कि इनिशियल में वो सोचते हैं कि हमारा ये कंपनी में पैसा लगाना रिस्की है, लेकिन आगे जाके उनको लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उनको एक प्रोविजन दिया गया है कि वो डिवेंचर होल्डर से अपने आप को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स, ज्यादातर बॉन्ड जो इश्यू होते हैं वो हमारे पब्लिक कंपनी से या गवर्नमेंट कंपनी से इशू होते हैं। डिवेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इटसेल्फ। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड मतलब ये हो गया कि वो बॉन्ड जिसपे कोई भी इंटरेस्ट अटैच नहीं होगा। दैट मीन बेसिकली ये डिस्काउंट पे इशू होंगे और फेस वैल्यू पे इनकी मेच्योरिटी होगी। जीरो कूपन बैंक मतलब इंटरेस्ट कोई परसेंटेज नहीं है कि अगर ये 100 रुपए का है तो 90 रुपए पे इशू हो गए और 100 रुपए पर बैंक या कोई भी कंपनी इसको रिपर्चेज कर लेगी। जीरो कूपन, कूपन मींस इंटरेस्ट। कन्वर्टेबल बॉन्ड,
यहां पे भी सुविधा दी गई है कि आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड आप चाहें अपने आप को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड मतलब ये होगा कि मान लीजिए कोई बॉन्ड है वो 5 साल या 10 साल के लिए इशू करती है, और लेकिन कंपनी मेच्योरिटी से पहले इसको बायबैक कर ले, तो ये हो गया कॉलेबल। पुटेबल, ये होल्डर के पास सुविधा दी गई है कि मेच्योरिटी से पहले वो इशू कंपनी को इसको वापस कर सकती है, वो हमारे पुटेबल बॉन्ड्स हो जाते हैं। बोरोड कैपिटल हम लोग बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं से भी ला सकते हैं, जिसको हम लोग ने नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम दिया है, जैसे कि IFCI, IDBI, IRBI, ICICI, ये सारी कंपनीज हमारी इंडियन कंपनीज हैं जिनके तहत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और इनसे भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल बोरो कर सकते हैं। और दूसरा हमारा हो गया, ये हमारे इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिसको हम लोग IBRD या फिर IF इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन सब से भी हम लोग पैसा ले सकते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म का जिस्ट हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट टर्म भी देखते हैं। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट देखिए इसमें कि शॉर्ट टर्म पैसा हम कहां से लाते हैं। शॉर्ट टर्म में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं दैट वी आर ट्राइंग टू जनरेट द फंड फॉर मीटिंग आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए हमको 1 साल से कम की पैसे की जरूरत होती है, वो हम शॉर्ट टर्म से पूरा करते हैं और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। ट्रेड क्रेडिट, ज्यादातर ये ट्रेड क्रेडिट मतलब ये हो गया जो हमारे सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, वो मैन्युफैक्चरर्स को जब उधार माल देते हैं 1 महीने 2 महीने के लिए, वो हमारा ट्रेड क्रेडिट में आता है। बैंक लोन, आप कोई भी बैंक के पास अप्रोच करिए और 1 साल के कम का भी लोन बैंक से ले सकते हैं ऑन अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। पब्लिक डिपॉजिट, जो कंपनीज होती हैं वो अपने यहाँ डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं, जैसे आपका सहारा फंड था या चिट फंड हो गया, इस तरह से आपकी जो कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो अपने यहाँ डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती हैं और अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। कमर्शियल पेपर, ऑल्दो रिस्की, मींस ब्लू चिप कंपनी, जब फंडामेंटल कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म की, तो मार्केट में कमर्शियल पेपर नाम का इंस्ट्रूमेंट निकालती है। ये कंपनीज कई सालों से मार्केट में स्टैब्लिश है और इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो वो कंपनी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिनको हम लोग ब्लू चिप कंपनी के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल कंपनीज के नाम से जानते हैं, वो कंपनी जब मार्केट में कोई पैसे की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है तो कमर्शियल पेपर के नाम से वो इशू कर सकती है। कमर्शियल बिल, जिसको आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, कि सप्लायर मींस इट विल बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर ऑफ द मटेरियल और एनी अदर आइटम इटसेल्फ, कि आज हम परचेज करते हैं और कुछ समय के बाद हम आपको उसका पेमेंट कर देंगे, दैट इज अ कमर्शियल बिल। कॉल मनी, कॉल मनी इज बेसिकली एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब बैंक को शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, देन दे कैन बोरो ओवरनाइट मनी फ्रॉम अनदर बैंक और अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को वो पूरी करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि व्हेन एक तरह से ये FD कह सकते हैं आप। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, दीज आर आल्सो इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर इटसेल्फ, और सर्टिफिकेट डिपॉजिट का इसको हम लोग नाम देते हैं इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, IBPC। मतलब मींस ये ऐसा हो जाता है कि जब एक बैंक को अपनी कैपिटल कंस्ट्रेंट को पूरा करने के लिए दूसरे बैंक से हम लोन लेते हैं तो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं IBPC, तो दूसरा बैंक हमसे सर्टिफिकेट लेगा और हमको हमारे कैपिटल जो कंस्ट्रेंट है उसको फुलफिल करेगा। IBPC, एक चीज खास बात यहाँ पे है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी आता है। दैट मीन्स अगर आपने IBPC सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया है तो बैंक की जो नॉर्म्स होते हैं कि उनको प्रायोरिटी सेक्टर में भी लेंडिंग करती है, तो वो उस कैटेगरी में इसको कंसीडर किया जा सकता है। रेपो ट्रांजेक्शन मीन्स रीपर्चेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मीन्स आज हम बेचते हैं और एक स्पेसिफिक रेट पर स्पेसिफिक पीरियड के बाद हम इसको रीपर्चेज कर लेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट बाय द डीलर्स, उसको हम लोग रेपो इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स आप जानते हैं जो ओपन मार्केट में है ना, और अगर म्यूचुअल फंड हमारे 1 साल के अंदर तक का है तो उसको हम लोग
मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की परिभाषा में लेकर आते हैं। प्रोमिसरी नोट, it is the oldest form of, we can say, lending itself, where IOW, IOU है ना, IOU means हम I owe and I make the promise that I will make the payment in the near future. एक तरह से promissory note हो गया, where we write that I promise to pay the bearer the sum of rupees इतना after a specific period. और हुंडी एक तरह से ये प्रोमिसरी नोट ही ऐसा है, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है कि जहां पर एक महाजन साहूकार फार्मर्स को या फिर बिजनेसमैन को या इंडिविजुअल्स को रहन पे रख के या फिर बंधक पे रख के जो चीजें उधार देते हैं वो हमारा हुंडी के फॉर्म में आ जाता है, राइट। सो इस तरह से बहुत क्विक वे में हम लोगों ने शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या हो सकते हैं ये आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम इसको लेकर आएंगे एक डिटेल्ड हो जाएगा कि दैट व्हाट आर द वेरियस लॉन्ग टर्म एंड व्हाट आर द वेरियस शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, राइट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।